हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे धातु के रासायनिक गुण के विषय में। जैसे हम बात कर सकते हैं कि धातु को जलाने पर क्या प्राप्त होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि धातु को जब जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब क्या प्राप्त होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि धातु की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होता है। तो चलिए आइए एक एक कर हम चर्चा कर लेते हैं। धातु के रासायनिक गुण निम्नलिखित है। पहले लिखेंगे प्रॉपर वे में, जैसे बोर्ड कॉपी में लिखा जाता है। फिर उसके बाद लिखेंगे इसके रासायनिक गुण निम्नलिखित है। फिर इसमें पहला हेडिंग डालेंगे धातु की ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया। धातु की ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया। धातु की ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया, ये हेडिंग हो जाएगा। अब इसके अंतर्गत लिखेंगे, देखिए लिखेंगे धातु ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड देती है। धातु ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। कहने का तात्पर्य धातु ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगी? धातु ऑक्साइड। तो इसको हम सिंपल जनरल फार्मूला में लिख सकते हैं कि धातु प्लस ऑक्सीजन प्राप्त क्या होगा? धातु ऑक्साइड। अब इसमें जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू कुछ रिएक्शन लिख सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि कॉपर की ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया होती है तो कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होता है। कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होता है। इसको बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पर 2 का गुणा है, यहाँ पर भी। इसी तरीके से हम जिंक की अभिक्रिया ऑक्सीजन गैस के साथ कराएंगे तो जिंक ऑक्साइड प्राप्त होगा। जिंक ऑक्साइड, इसको भी संतुलित कर लेंगे। इसका नाम हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। और अगर हम एल्युमिनियम धातु के साथ अभिक्रिया कराएं तब क्या होगा? तो एल्युमिनियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन गैस के साथ कराएंगे तो बनेगा Al2O3, अर्थात इसे हम नाम दे सकते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसको संतुलित कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो ऑक्सीजन 3 है, यहाँ 2 है, तो सबसे पहले इसको हम सम बनाएंगे तो यहाँ 2 का गुणा करेंगे और फिर यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान देने योग्य बात है कि ये जो जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड है। क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड। इसका अर्थ होता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड अगर है तो उसका तात्पर्य है कि ये दोनों जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड ये अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करेंगे। मतलब कि उभयधर्मी ऑक्साइड वे ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल व क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं। आइए देखिए, इसको हम रिएक्शन के थ्रू देख सकते हैं कि ये हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है, अगर हम इसके साथ Al2O3 प्लस HCl इसके साथ अभिक्रिया कराएं और फिर Al2O3 प्लस NaOH इसके साथ अभिक्रिया कराएं, यहाँ पर ये अम्ल है और ये क्षार, तो यहाँ पर प्राप्त होगा एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस जल। इसको हम बैलेंस कर लेंगे। तो बैलेंस करने के लिए
यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, पहले यहाँ एल्युमिनियम 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, तो 2 का गुणा करेंगे। अब यहाँ क्लोरीन परमाणु जो है वो 2 3 6 हो गया, तो यहाँ पर हम कितने गुणा करेंगे, 6 का। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 3, तो यहाँ पर हम 3 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा संतुलित हो जाएगा। इसका नाम होगा एल्युमिनियम क्लोराइड और ये जल। अब यहाँ पर अगर हम अभिक्रिया कराएं प्राप्त होगा NaAlO2 प्लस H2O, NaAlO2 प्लस H2O। इसका नाम होगा सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट। इसका नाम क्या होगा, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट। और इसका नाम एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्लोराइड। कहने का तात्पर्य कि ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो अम्ल से भी अभिक्रिया किया और क्षार से भी, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड। आपको उभयधर्मी ऑक्साइड बताएं। अब कुछ ऐसे भी क्षार होते ऑक्साइड होते हैं, जो कुछ ऐसे भी धातु ऑक्साइड होते हैं जो जल से अभिक्रिया करके क्षार बनाते हैं। कुछ ऐसे भी धातु ऑक्साइड होते हैं जो जल से अभिक्रिया करके क्षार बनाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि सोडियम ऑक्साइड और फिर पोटेशियम ऑक्साइड, इसकी अभिक्रिया हम जल से करा दे दोनों की, तो ये दोनों क्षार में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सोडियम से बनेगा हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। इसका नाम है कास्टिक सोडा। क्या चीज, कास्टिक सोडा। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रासायनिक नाम पूछ लेते हैं और फिर रासायनिक सूत्र भी पूछ लेते हैं। इसको हम बैलेंस कर लेंगे तो कुछ, और इसको अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास। इसको भी बैलेंस कर लेंगे तो ये होगा, इसका नाम क्या है, कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास। देखिए अगला हेडिंग जो होगा हमारा, धातु की जल के साथ अभिक्रिया। तो धातु जब जल से अभिक्रिया करता है तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस देता है। हम लिख सकते हैं कि धातु की जल के साथ अभिक्रिया होती है तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। इसको हम सिंपल फार्मूला की दृष्टि से लिख सकते हैं, धातु प्लस जल तो बनेगा हमारा धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इसी तरीके से परीक्षा में, यूपी बोर्ड की परीक्षा में लिखेंगे। अब देखिए इसके बाद हम कुछ रिएक्शन दे देंगे। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम देख सकते हैं कि अगर हम पोटेशियम धातु की अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं तो कास्टिक पोटास और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, कास्टिक पोटास और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। यहाँ पर हम बैलेंस कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का गुणा, अब ये संतुलित हो गया। अगर हम यही चीज पोटेशियम के स्थान पर सोडियम रखेंगे तो सोडियम धातु के साथ जब अभिक्रिया होगी जल की, तब यहाँ पर कास्टिक पोटास न बनकर क्या बनेगा, कास्टिक सोडा, मतलब कि NaOH। क्या बनेगा, NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। इसको हम संतुलित कर लेंगे तो यहाँ पर 2 का गुणा करना पड़ेगा और यहाँ पर भी। आशा करता हूँ आप सबको ये समझ में आ रहा होगा। अब इसी हिसाब से अगर हम कैल्शियम धातु की अभिक्रिया कराएं जल के साथ तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या चीज, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इसका नाम क्या होगा, पहले सबका नाम देख लीजिए। तो इसका नाम जो होगा वो होगा कास्टिक पोटास।
क्या चीज? कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास। और इसका नाम होगा कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि कास्टिक पोटास का सूत्र क्या है। अब यहाँ पर इसका नाम जो होगा ये होगा बूझा हुआ चूना, बूझा हुआ चूना, बूझा हुआ चूना। नोट पॉइंट नोट कर लीजिएगा, उसमें है लेड, चांदी, कापर, लेड, चांदी, कापर और गोल्ड। ये जो चार धातु है वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। अब इसके बाद अगला हेडिंग लिखेंगे तनु अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया। तीसरा जो हेडिंग होगा तनु अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया, तनु अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया, तो तनु अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त करती है, तनु अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त करती है। इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जब धातु की अभिक्रिया तनु अम्लों के साथ कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। इसको रिएक्शन के थ्रू हम देखेंगे। मान लीजिए हमारे पास जिंक है, जिंक की अभिक्रिया HCl के साथ कराई जाती है, तो यहाँ पर बनेगा जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पर संतुलित हो जाएगा। इसका नाम क्या है? जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। हम यही चीज आयरन धातु के साथ कराते तब क्या प्राप्त होता? ये सब क्या है? तनु है। क्या है? तनु अम्ल। ये भी क्या है? तनु। तनु का मतलब होता है पतला और सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। तो यहाँ पर जो अम्ल है वो तनु लिया गया। तो यहाँ पर जो बनेगा FeCl2 प्लस HCl, FeCl2 प्लस HCl। अगर हम यही चीज सोडियम धातु के साथ H2SO4 की अभिक्रिया कराएं तो ये भी हमारा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं है, ये तनु है। क्या है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। कैसा? तनु। तनु मतलब पतला। तो यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा Na2SO4, Na2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस होगा, यहाँ पर भी क्या होगा? हाइड्रोजन गैस। और अगर हम लिखना चाहें तो एल्युमिनियम के साथ लिख सकते हैं। तो एल्युमिनियम का HCl के साथ अभिक्रिया होगा तनु HCl के साथ, तब फिर क्या बनेगा? तो बनेगा एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस H2, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इसको अगर हम संतुलित करें तो यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे और यहाँ पर भी, तो ये हमारा 6 क्लोरीन हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 का गुणा करेंगे और यहाँ पर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 3 का। इसका नाम क्या होगा? एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड। और इसका सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। आशा करता हूँ आप सबको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा।
समझ में आया तो चैनल से जुड़े रहें ताकि हम अगला वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा सकें। धन्यवाद।